नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो पॉलिटी का आज हम जो अपना नेक्स्ट सेशन है उसको करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो शासन प्रणाली। इससे पहले 4 जो सेशन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज हम शासन प्रणाली के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो ये तो पूरे लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो हमने यहाँ पे लेके रखे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अप्लाई है, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में क्यों लिया गया, इसके भी कारण को हम देखेंगे। क्या पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इंडिया में सफल रहा, या हमारे उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या कमियां रहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, वो सारी चीज़ें आज के हम सेशन में पूरा कवर अप करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की शासन प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी, क्या मैं कहूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का जिक्र नहीं है। यानी संविधान में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि इंडिया एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत में जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पहली बात तो आर्टिकल का नाम आप याद रखिएगा। आर्टिकल 52 है। उसके बाद फिर आर्टिकल 53(1) है, जिसमें कि ये कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा। उसके बाद फिर आर्टिकल 74(1) है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का प्रधान है, बाकी जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है, वो मंत्रिपरिषद के पास है। उसके बाद फिर आर्टिकल 75(2) है, जिसमें ये कहा गया है कि मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होंगे। ये उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। उसके बाद फिर 75(3) है आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया है कि जो सारे मंत्रिपरिषद हैं, कहने का मतलब ये कि जो सारे मंत्री हैं उनकी जो सामूहिक जिम्मेदारी होगी वो लोकसभा के प्रति होगी। यानी जो मिनिस्टर्स हैं उनका क्या है, उनका दोहरा उत्तरदायित्व है। एक तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है तो वो प्रेसिडेंट के लिए है, और जो उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के लिए है, यानी लोअर हाउस के लिए है। तो इन सारे जो आर्टिकल्स हमने आपको बताए, 5 आर्टिकल हमने बताए, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। 52, 53(1), 74(1), उसके बाद 75(2) और 75(3). तो on the basis of 5 articles we can say that India contains a parliamentary system। सिंपल सी बात है। तो ये बात बिल्कुल याद रखिए कि संसदीय प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो संसदीय प्रणाली है वो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि संसदीय प्रणाली का जनक कौन है। तो संसदीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, वो यूके को माना जाता है। ठीक है, अगर आप लोकतांत्रिक शासन की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक शासन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक जैसा यूएसए में चल रहा है और एक जैसा यूके में चल रहा है। तो यूके में चल रहा है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यूएसए में जो चल रहा है वहाँ पे वो प्रेसिडेंटियल सिस्टम या अध्यक्षीय जो एक प्रणाली है वो चल रही है। दोनों में बेसिक डिफरेंस हैं, मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड में आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई कठिन इसमें नहीं है। देखिए, संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पे चीज़ें काम करती हैं। यानी एक लचीला पृथक्करण होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, अगर यहीं पे आप जो अध्यक्षीय प्रणाली है, यानी जिसको हम राष्ट्रपतीय प्रणाली भी कहते हैं, तो शक्तियों का यहाँ पे, शक्तियों के मध्य जो है एक कठोर मतलब अवरोध और संतुलन पे आधारित है। यानी जो एक कठोर पृथक्करण है, आप ये कह सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली में लचीला पृथक्करण है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, और वहीं पे सेम टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो अध्यक्षीय प्रणाली है वहाँ पे कठोर पृथक्करण है। अगर आप यूके की बात करेंगे, यानी संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, तो यहाँ पे ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, यानी दोहरी न्यायपालिका है, और यहीं पे अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है, एकल कार्यपालिका है। ठीक है, और यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका है। अगर आप संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो जो मिनिस्टर्स होते हैं संसदीय प्रणाली में उनका दोहरा उत्तरदायित्व होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक तो सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। और अगर अध्यक्षीय प्रणाली की बात करेंगे तो मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है, और वो उत्तरदायित्व केवल और केवल प्रेसिडेंट के प्रति होता है, हाउस के प्रति। अध्यक्षीय प्रणाली में मिनिस्टर्स का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता। ऐसे बहुत सारे जो बेसिक डिफरेंस हैं संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। आप तो 4 अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये बेसिक डिफरेंस है कि शासन प्रणाली, तो शासन प्रणाली इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम और सारी चीज़ें मैंने अभी आपको जो डिस्कस की वो एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, आप ये कह सकते हैं इसका एक मूल है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों में पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उनके गुण हैं और कुछ ना कुछ उनके दोष भी हैं, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, बाकी हमने कुछ यहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे जो प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो सोवरेनिटी है, यानी संप्रभुता है। इसका जो एक डिटेल मीनिंग हम अपने प्रीवियस सेशन जो कि प्रियम्बल का हुआ था वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से समझा कि संप्रभुता का मतलब होता क्या है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो कौन सी है? तो वो संसदात्मक है, यानी पार्लियामेंट्री है। और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 आर्टिकल्स वी कैन से दैट इंडिया हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद फिर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। उसके बाद भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली की एक विशेषता ये भी होती है कि उनका जो होता है वो दोहरा उत्तरदायित्व होता है। मैंने आपको कहा एक तो व्यक्तिगत होगा, एक सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। तो जो मंत्रिपरिषद होंगे अगर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसका मतलब ये है कि उनका दोहरा उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये है कि वो एक संसदीय प्रणाली है। इसके बाद भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। कौन कौन से? तो मंत्रिमंडल के सदस्य क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। जो संसदात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो वो राष्ट्रपति में निहित होंगे। और यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी एकल उत्तरदायित्व होता है, ओनली केवल राष्ट्रपति के प्रति। इसके बाद भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो वो क्या क्या लक्षण हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। तो जितनी भी पावर है यानी सोर्स अगर हम कहें तो वो पीपल ऑफ इंडिया है। इसके बाद फिर से ये सही कथन दिया गया, भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। इसके बाद भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या क्या है? तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ पे क्या है? विधि का शासन है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। और इसी वेलफेयर स्टेट को अप्लाई करने के लिए जो संविधान में क्या लाया गया? तो वो लाया गया DPSP, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? तो वही वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो जनता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो वो एकल कार्यपालिका है, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया परिसंघीय। अब हम ये देखते हैं कि परिसंघीय तंत्र इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। देखिए परिसंघीय तंत्र यानी फेडरल सिस्टम, FEDERL फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। हम यहाँ पे आपको डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन, यानी जिसको महासंघ कहते हैं, ठीक है। तो महासंघ इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्य के, केंद्र और प्रांत के केस में अभी देखते हैं। इसके बाद आता है फेडरेशन जिसको हम कहते हैं परिसंघ, ठीक है। उसके बाद आता है यूनियन, ठीक है। तो इंडिया तो आप जानते हैं यूनियन टाइप का है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसका नाम होगा महासंघ, इसका नाम होगा परिसंघ और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा संघ। महासंघ में क्या होता है कि जो केंद्र होता है वो होता है कमज़ोर, ठीक है, और यहाँ के जो प्रांत होते हैं वो होते हैं मजबूत। ये होता है कॉन्फेडरेशन में। पहले एक कंट्री था कॉन्फेडरेशन का जो कि पूर्व में सोवियत संघ जिसको हम कहते थे USSR, अब तो वो नहीं है, जानते हैं अब वो डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। तो कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ क्या था? रशिया का एक एग्जाम्पल था।
अगर आप परिसंघ की बात करेंगे यानी फेडरेशन की बात करेंगे तो फेडरेशन में केंद्र और राज्य ये दोनों संतुलन की स्थिति में होते हैं, यानी दोनों मजबूत होते हैं, दोनों की पावर जो होती है समान होती है लगभग। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इस समय यूएसए को ले लीजिए, इसमें आ जाएगा एक फेडरेशन में। इसके बाद अगर आप संघ की बात करेंगे, संघ में क्या होता है, केंद्र जो होता है वो स्ट्रांग होता है और जो प्रांत होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं यूनियन। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा इंडिया है, फिर उसके बाद कनाडा है। कि कभी कभी क्या होता है कि भारत एकात्मक लक्षण भी अपने व्यक्त करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पूरा अगर मतलब उसमें जो आर्टिकल हैं वो आपातकाल लगा दिया, तो वो क्या है, वो एक इसका एकात्मक लक्षण है, यानी यहाँ पे केंद्र क्या है, केंद्र स्ट्रांग है, राज्य कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भारत के एकात्मक लक्षण भी हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि परिसंघीय लक्षण भी हैं, तो दोनों को यहाँ पे मिक्सअप किया गया है, नहीं मिलाया गया है। तो यूनियन, भारत को हम कहते हैं इंडिया यूनियन है। तो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब यह है कि केंद्र जो है वो मजबूत है और राज्य जो है कमज़ोर है। उदाहरण की हमने बात करी आपसे कि भारत और कनाडा जो हैं ये यूनियन के उदाहरण हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख लें कि परिसंघीय जो संविधान होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, परिसंघीय संविधान के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा आप देखेंगे तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, तीसरा अगर आप देखें तो टफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, चौथा अगर आप देखें यहाँ पे कि दोहरी राज्य व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य में दोनों अलग अलग राज्य व्यवस्था हो, पांचवा क्या है कि दोहरा संविधान, ठीक है। तो जो परिसंघीय संविधान होंगे उसमें दोहरा संविधान होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको परिसंघीय संविधान के लक्षण बता रहा हूँ। उसके बाद केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भारत में होता है, आप जानते हैं, ये भी परिसंघीय संविधान के लक्षण हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो द्विसदनीय विधायिका यानी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा लाइक एज जो लोकसभा है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा यानी जो कि राज्यसभा है, तो ये भी इंडिया में है। जो फ्री एकदम जुडिशरी होनी चाहिए तो जुडिशरी फ्री इंडिया में भी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो दोहरी नागरिकता, तो कि इंडिया में नहीं है। तो परिसंघीय लक्षण अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 9 गिनाए आपको, तो 9 में से 2 ऐसे हैं जो कि इंडिया फुलफिल नहीं करता। पहला एक तो दोहरा संविधान नहीं है भारत में, केंद्र और राज्य सबका एक ही संविधान है, और दूसरा जो है कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। तो ये 2 लक्षण को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे लक्षण परिसंघीय संविधान के लक्षण को भारत फॉलो करता है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैं कहना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। मानी कहने का मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू टाइम कभी कभी एकात्मक हो जाता है, कभी कभी दोनों चीज़ें बैलेंस में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है, तो न्यायिक समीक्षा का जुडिशियल रिव्यू, जो कि इंडिया में है बट यूके में नहीं है। उसके बाद कथन और कारण दिया गया, तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसके बाद इसका रीज़न दिया गया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे को आपस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। केंद्र की यहाँ पे एक कह रहे कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है और एक संघीय प्रणाली है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। कहने का मतलब ये भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और पूर्ण रूप से लिखित संविधान और फ्री जुडिशरी। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है ये एकात्मक तत्व हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है, तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। कारण और कथन, तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं और कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। कथन दिया गया है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ये यहाँ कहा गया कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि भारत एक संघीय राज्य है, एक यूनियन स्टेट तो है ही है इंडिया। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा और संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, वो भी आपने देखा कि हमने परिसंघीय संविधान के सारे लक्षण बताए तो भी इंडिया उनको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर ये कथन और कारण का प्रश्न है,
तो भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण दिया गया है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोनों ही सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, तो संघ और राज्य दोनों को मिला दिया गया, इसलिए बहुत एक बड़ा हो गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा भाग ऐसा है जो राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, संघ का और राज्य का दोनों का हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। कारण दिया गया है, ये कथन है, कथन और कारण दिया गया। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ये भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था, आपको पता होने चाहिए। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधा सीधा स्टेटमेंट बना के पूछा गया, तो ये केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, तो केसी वेयर ने क्या कहा था कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो सही बात है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अकॉर्डिंग टू टाइम ये दोनों की तरफ आपस में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। हमने अपने शायद पहले ही सेशन में ये सब देखा है कि ऑस्टिन ने कहा था कि सहकारी संघवाद है। और जो एक बार्गेनिंग जो संघवाद की बात हुई तो मॉरिस जोन्स ने कहा था। और उसमें क्वासी फेडरल किसने कहा था, तो क्वासी फेडरल केसी वेयर ने कहा था, अभी ऊपर ही हमने देखा। जेनिंग्स ने कहा था कि शक्तिशाली केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ है आइवर जेनिंग्स। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है किसने कहा था, तो ये केसी वेयर ने कहा था, आपने भी देखा क्वासी फेडरल। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वेयर ही ने कहा है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा था, तो ये बी आर अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है क्या, तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक है, भले ही जो प्रधान होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, लेकिन एक हिसाब से जो लोग उनको चुनते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं वो तो चुने जाते हैं ना। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये शासन प्रणाली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर पूछे थे। इसके बाद फिर इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अपने हम नेक्स्ट सेशन में करते रहेंगे। तो छोटे छोटे सेशन करेंगे जिससे चीज़ें आपको समझ में भी आएँ और आपको मतलब पूरा टाइम मिले चीज़ों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। आपको कोई समस्या होती है या कोई भी प्रश्न मन में आता है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में सिंपली हमें लिख दीजिए, हम उस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।